हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है कि ये जो मैं वीडियो भी बना रही हूँ ये मुझे बाद में बनाना था, बट हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक बच्ची है तरु चौधरी। वो बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ये चैप्टर बनाऊँ। तो यहाँ पे क्या दिखते हैं, कंसिस्टेंसी दिखती है कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो उसके पीछे आप लगे रहिए, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। और आप अभी फ़िलहाल 10th क्लास में हैं तो भगवान से मांगते रहिए कि आपके मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि कंसिस्टेंटली जब आप ये बात खुद को बोलेंगे ना कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, मेरी परसेंटेज अच्छी आए, तो हमारे मन में भी ये मोटिवेशन आती है कि हमें पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, वो अपने दिमाग में ना रिपीट करते रहिए कि मुझे ये काम करना है, या फिर मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये चीज़ हो जाए। तो उस काम को करने की भी फिर हमें मोटिवेशन मिलती है। और ये चैप्टर भी मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि वो बच्चे को चाहिए ये चैप्टर। उसने मेरे से बहुत बार बोला था कि मतलब क्वेश्चन आंसर्स उसको चाहिए। तो जब कोई इतना मतलब अच्छे से बोलता है या फिर कोई इतना डेडिकेशन दिखाता है ना स्टडीज़ के प्रति, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। तो आप भी इस तरीके के डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे से। हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं जा करके। और जो नेक्स्ट सेशन आएगा उससे मैं क्लास वाइज ग्रुप बनाने वाली हूँ। अभी इसलिए नहीं बना रहे हैं क्लास वाइज ग्रुप क्योंकि अभी 9th वाले बच्चे 10th में पहुँच जाएंगे, तो वो 9th वाला ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उनको 10th वाला करना पड़ेगा। तो जो नया सेशन आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा तब से हम क्लास वाइज ग्रुप बनाने वाले हैं। अभी आप उस मेन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पहला जो क्वेश्चन है, इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरोवर, एक्सप्लेन। तो हाई रिस्क में क्या होता है, क्रेडिट मतलब होता है उधार। तो क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ना, अगर जैसे कि किसी को लोन दिया है, चलिए क्वेश्चन जो है आंसर के थ्रू ही हम लोग अच्छे से समझते जाते हैं। इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। बोरोवर होता है उधार लेने वाला, क्रेडिट होता है उधार। क्रेडिट इन्वॉल्व्स अ certain amount of loan that is taken by borrower from the lender at a high interest rate। तो क्रेडिट का मतलब जो होता है वो होता है उधार। बोरोवर जो है वो होता है उधार लेने वाला व्यक्ति। उधार लेने वाला जो व्यक्ति होता है ना उसको हम लोग बोरोवर कहते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट मतलब देखो क्या होता है, हम जब भी उधार लेते हैं बैंक से या किसी और से तो एक इंटरेस्ट रेट हमें पे करना होता है। सपोज करो कि हमने 1000 रुपये का उधार लिया और बैंक हम लोगों को उस पर 9% का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 1 साल का। तो हमें क्या करेंगे, हमें 1000 का 9% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैंक को। तो 1000 का 9% कितना निकलेगा, देखो ऐसे करके निकालते हैं, कितना, हमें 90 रुपीज़ बैंक को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1 साल बाद, अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% का है। बट अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना तो उधार लेने वाले को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 1 साल बाद या पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको बहुत सारा पैसा वापस करना पड़ता है। In case there is a failure and the borrower faces loss, then they further fell into the trap of credit। अब अगर उधार लिया मगर उधार जिस चीज़ के लिए लिया गया था वो काम अच्छे से चला नहीं, तो एक ट्रैप में, एक जाल में फंस जाता है उधार लेने वाला कि भाई अब उधार चुकाया कैसे जाए। दिस इज नोन एज डेट ट्रैप। इसको हम डेट ट्रैप कहते हैं कि भाई पहले उधार ले लिया मगर अब उधार चुकाने के पैसे नहीं बचे हैं। Borrower has to repay the credit along with interest applied by the lender, and they further fall into the trap of credit, increasing the problem for the borrower। Borrower also has to sell a part of their land to repay the loan। तो कई बार क्या होता है कि भाई इतना मतलब उधार ले लिया, उधार चुकाने में असमर्थ रहे, उधार नहीं चुका पा रहे हैं, फिर कई बार अपनी प्रॉपर्टी लोगों को बेचनी पड़ती है उधार चुकाने के लिए। तो उधार लिया तो था अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना काम करने के लिए, मगर अगर बिजनेस नहीं चला, काम नहीं बढ़ा तो जो पास में था वो भी गंवाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि उधार लेने से भी व्यक्ति को काफ़ी नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम होती है उसको मनी कैसे सॉल्व करती है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ऑफ योर ओन। तो देखो क्या होता है,
In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of want is the essential feature. मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास आलू है और आपको टमाटर चाहिए, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास टमाटर हो और वो आलू लेना चाहे। यही होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी कि आलू आपको बेचने हैं बट पैसे में तो बिकते नहीं है। अगर ऐसा कोई कंडीशन हो, ऐसी कोई जगह हो जहां पर सामान के बदले ही सामान खरीदा बेचा जाए और पैसे ना हो, तो आलू जिसको बेचने हैं और टमाटर उसको चाहिए, तो उसको टमाटर वाले के पास जाना पड़ेगा कि तू मेरा आलू ले ले और मुझे बदले में टमाटर दे दे। बड़ी दिक्कत होती है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत होती है बार्टर सिस्टम में। By serving as a medium of exchanges, money removes the need for double coincidence of want and the difficulties associated with the barter system. तो ये आलू टमाटर वाला सिस्टम तो बड़ा बेकार था। अब अगर आपके पास आलू है और आप इसको पैसे के बदले में बेच दें तो आपके पास क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे और उस पैसे से आप टमाटर खरीद लो जा करके। तो जो बार्टर सिस्टम है ना, वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग, काफी परेशानी भरा था। और पैसे तो भाई, पैसे से तो फिर आप कुछ भी खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, फिर भी it is no longer necessary for farmer to look for a book publisher who will buy his cereals at the same time sell him books. All he has to do is find a buyer for his cereal. If he has exchanged his cereal for money, he can purchase any good or service which he needs. This is because money acts as a medium of exchange. This is important कि भाई पैसा जो है as a medium of exchange काम करता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। तो बैंक कैसे मीडिएट का काम करता है? देखिए, ये है बैंक। सपोज करो कि आपके पास सरप्लस पैसा है, यानी कि आप बड़े पैसे वाले हैं, ये हैं आप, खुश हैं, मस्त है एकदम। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ही पैसा है, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है। तो आप क्या करेंगे? आप बैंक में जमा करा देंगे। अब आपका कोई दुश्मन है, सपोज करो, दुश्मन छोड़िए, कोई ऐसा पर्सन है जिसको पैसे की जरूरत है। पर्सन भी थोड़ा सा उदास है क्योंकि इसको पैसे की जरूरत है, इसको अपना बिजनेस चलाना है, बट इसे पैसे नहीं मिल रहे। तो आपने जो पैसे बैंक में जमा कराए थे ना, वो बैंक के पास है। आप जैसे और बहुत सारे लोगों ने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं। अब ये जो पर्सन है जो उदास है, इसको थोड़ा सा पैसा चाहिए ताकि अपना बिजनेस चला सके। तो ये जाएगा बैंक के पास कि भाई ठीक है, आप बैंक से कहेगा आप मेरे को लोन दे दो और मैं आपको इंटरेस्ट रेट पे कर दूंगा और आपका पैसा आपको वापस भी कर दूंगा। तो भाई बैंक फिर क्या करेगा? कहेगा कि मैं ना तुमसे थोड़ा सा मोटा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो ये कहेगा ठीक है, मेरे को जब फायदा होगा मैं वापस कर दूंगा। तो बैंक ने इंटरमीडिएटरी का काम किया ना, ये देखो बीच में आ गया, इसने इसमें पैसा दिया और बैंक ने आगे जो है लोन पे दे दिया। तो बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, द डिपॉजिटर्स, पैसा जमा करने वाले, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, द बोरोवर, पैसा उधार मांगने वाले होते हैं बोरोवर। बाय लैंडिंग मनी टू पीपल हु आर इन नीड, people can open accounts in bank and bank makes use of that money to fulfill the loan requirement of people. Higher interest rate is charged for borrower and that profit is given to the depositor as interest for offering deposit. तो बैंक क्या करता है? जो पैसा जमा करता है उसको एक इंटरेस्ट देता है, 3 से 4% का आपको अपने पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपको ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि आप जमा कर रहे हो। जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, तो आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है, बट बैंक जो उससे उधार लेता है उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट 9 से 10% का होता है। आपको बैंक दे रहा है 3 से 4% और उधार दे करके ले रहा है 9 से 10%। तो हो गई ना यहाँ पर बैंक की कमाई, है ना? 6-7% की बैंक की यहाँ से कमाई हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट अ 10 रुपी नोट, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप? कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गारंटेड बाय गवर्नमेंट आर रिटन ऑन टॉप। अगर आपके पास नोट है ना, तो निकाल के देखिए, उस पर लिखा होगा 10 रुपी नोट, मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूँ, टाइप चीजें लिखी होती है। इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट मीन्स दैट करेंसी इज authorized or guaranteed by central government. This is Indian law legalize the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. मतलब वो जो पैसा है ना, वो आरबीआई भी उस पर जो है वो अपना ठप्पा लगाता है, गवर्नमेंट ठप्पा लगाती है कि भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये, आप इसके बदले चीज खरीद बेच सकते हो।
वाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जैसे कि बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, इनको एक्सपैंड करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि भाई ये थोड़े सस्ते दर पे दे देते हैं। अगर जो मनी लेंडर्स है ना, साहूकार, ये तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर देते हैं और दिवाले निकल जाता है इससे लोगों का। फिर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एलिजिबल टू lend money to people. It is important to expand formal source of credit in India because informal sources are not registered and lend money to people at very high interest rate. रजिस्टर्ड नहीं होते एक तो इनफॉर्मल सोर्स, और बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। बैंक पे करते नहीं लेते हैं। बैंक जो है हमें 9 से 10% पर दे देती है। ब्याज जो होता है बैंक का वो 9 से 10% होता है और हमें लोन मिल जाता है। मगर जो मनी लेंडर होते हैं 50-60% तक का हम लोगों पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, विच इज़ अनफेयर एंड मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड. If formal source of credit are increased, people will be able to borrow money at lesser interest rate and will not be liable to do any extra work for the borrower. Especially in India, if formal source of credit are increased, people will be able to take loans and use them for the development of country. तो भाई लोन ले पाएंगे कम दरों पर, कम ब्याज दरों पर, और बिजनेस वगैरह सेटअप कर पाएंगे लोग, और देश के लिए फायदा होगा, डेवलपमेंट आएगा. What is the basic idea behind self-help group for poor? Explain in your own words. तो self-help group क्या होते हैं? The basic behind SSG is to provide financial resource for poor through organizing rural poor, especially women, into small self-help group. They also provide timely loan at a responsible interest rate without collateral. Collateral होता है कुछ जो गिरवी रखा जाता है ना, गिरवी जो चीज़ रखी जाती है वो चीज़ कोलेट्रल होती है. जैसे कि ज़मीन हो गई, ज़मीन भी हो सकती है, सोना हो सकता है, और गाय भैंस भी हो सकते हैं एज अ कोलेट्रल. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है गिरवी रखने के लिए होती हैं. दस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, टू कलेक्ट सेविंग ऑफ देयर मेंबर्स, to provide loan without collateral, to provide timely loans for variety of purpose, to provide loans at a responsible rate of interest and easy term, provide platform to discuss and act on variety of social issues such as education, health, nutrition, domestic violence, etc. तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है ना कि लोग इकट्ठा होकर के आते हैं, कुछ कुछ सेविंग्स जो हैं अपनी इकट्ठा करके रख लेते हैं, और जब भी उन्हें लोन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है तो लोन ले लेते हैं. फिर आपस में बैठ करके बातचीत भी करते हैं कि भाई एजुकेशन कैसे सुधारी जाए, हेल्थ कैसे सुधारी जाए, समाज में कैसे सुधार लाया जाए. तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं. In what ways does the Reserve Bank of India supervise the functioning of banks? Why is it necessary? The Reserve Bank of India is the central bank of India, and all the other public sector banks work under supervision of RBI. It manages the functioning of banks in the following way. तो जितने भी बैंक्स हैं ना हमारे देश में, उनको मैनेज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. कैसे? इट मॉनिटर्स द बैंक इन मेंटेनिंग कैश बैलेंस. भाई लोगों का पैसा जमा हो रहा है ना बैंक में, तो ये तो नहीं है कि सारा का सारा लोन ही दे रहे हैं. भाई कुछ संभाल के भी रखना है अपने पास, लोगों को ज़रूरत पड़ती है कई बार अपना पैसा विड्रॉ करने की. लोन आर नॉट जस्ट गिवन टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो जो लोन है सिर्फ अमीर बिजनेसमैन को नहीं, सिर्फ फार्मर्स को भी. मतलब ऐसा है ना कि बैंक क्या सोचते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे दें, ज़्यादा फायदा होगा, मगर फिर छोटे फार्मर्स को, छोटी इंडस्ट्रीज को कौन लोन देगा. तो आरबीआई ये भी ध्यान रखता है कि छोटे जो कारोबारी हैं, छोटे व्यापारी या छोटे किसान, उनको भी लोन मिल सके, ये ध्यान रखता है आरबीआई. आरबीआई मेंटेन्स पीरियोडिक रिपोर्ट ऑफ अदर बैंक्स रिगार्डिंग अमाउंट लोन टू पीपल, कि भाई कितना लोन किसको दिया, ये भी मेंटेन करके रखता है, ध्यान रखता है आरबीआई. इट ऑल्सो कीप अ रेगुलर चेक ऑन इंटरेस्ट रेट सेट फॉर लोन्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो भाई कि कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह चार्ज किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखता है आरबीआई. एनालाइज रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट, कि भाई उधार का क्या रोल है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इंडस्ट्रीज लगती हैं. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बोरोवर. सामान वामान खरीद सकते हैं, कार लोन होता है, होम लोन होता है, उससे क्या होता है सामान इंसान खरीद पाता है लोन लेने की वजह से. इफ क्रेडिट इज मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशन, दे कैन इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन. दिस विल हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट. तो भाई पुअर पीपल को अगर लोन मिलेगा तो वो सामान भी खरीद सकते हैं, अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं. Credit may increase the activities in the secondary sector. Example के लिए manufacturing sector. Thus, with the credit, people could grow crops, do business, set up small scale industry. They could set up new industry to trade in goods. Therefore, credit is crucial for countries' development. तो वही से है कि भाई business वगैरह लगा सकते हैं. मानव needs a loan to set up small business. On what basis will मानव decide whether to borrow from the bank or the money lender?
मानव को ना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है, तो कौन से बेसिस पे मानव डिसाइड करे कि उसको बैंक से लोन लेना है या फिर मनी लेंडर से। तो भाई देखो इंटरेस्ट रेट क्या है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय द बैंकर। भाई कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगा बैंक, क्या उधारी पर रखेगा, मोड ऑफ रीपेमेंट की वापसी कैसे की जाएगी लोन की। डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर एंड ऑफ कोर्स ईजियर टर्म ऑफ रीपेमेंट, मानव हैज़ टू डिसाइड वेदर ही हैज़ टू बोरो फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर। तो फिर मानव डिसाइड करेगा, देखो एक तो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, फिर भाई मोड ऑफ रीपेमेंट कैसे वापस करना है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, उधार क्या देना होगा, सॉरी उधारी लेने के लिए क्या गिरवी रखना होगा, वो होता है कोलेट्रल। इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड कल्टिवेशन, है ना। 80% फार्मर्स स्मॉल हैं जिनको मतलब चाहिए होता है उधार वगैरह। वाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लैंड टू स्मॉल फार्मर, बैंक जो है स्मॉल फार्मर को उधार क्यों नहीं देना चाहते। बैंक्स माइट बी अनविलिंग टू लैंड मनी टू स्मॉल फार्मर्स बिकॉज देयर आर हाई रिस्क। If harvest get ruined, there is a possibility that they might not be able to receive installment on time. Also, proper documentation is required to get a loan from the bank, which might not be available to small scale farmer. तो जो small scale farmer होते हैं ना, वो हाई रिस्क पर होते हैं। क्यों, अगर फसल बर्बाद हो गई तो कैसे वापस करेंगे लोन। दूसरा, उनके पास ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ज़मीन के कागजात वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। इस वजह से ना बैंक्स को भी डर लगता है छोटे किसानों को लोन देने से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते हैं किसानों के पास, और फिर फसल खराब हो गई तो पे कैसे करेंगे लोन वापस। व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम विच द स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो। कौन से सोर्सेज से स्मॉल फार्मर्स बोरो कर सकते हैं। देखो मनी लेंडर से, एग्रीकल्चरल ट्रेडर से, या फिर अपनी फैमिली से, है ना, फैमिली मेम्बर से, फैमिली से, फ्रेंड से, ऐसे करके बोरो कर सकते हैं। Explain with example of how term of credit can be unfavorable for small farmer। तो इसका तो आंसर है when small farmer borrows money from bank, they have to repay amount at a fixed interest rate. For example, if farmer borrow money from bank and during harvest season their crops are ruined, they shall not be able to repay the amount loaned to them by the bank and will further fall into debt trap। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वही सेम, कि भाई उधार वापस नहीं कर पाए तो फिर डेट ट्रैप में मतलब कर्जे के जाल में फंस जाएंगे। सजेस्ट सम ऑफ द वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट। तो चीप क्रेडिट जो है वो फॉर्मल सोर्सेज जैसे कि बैंक से, कोऑपरेटिव से ले सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, यानी कि मनी लेंडर, फैमिली, फ्रेंड्स से। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज डेट बर्डन। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई है तो फिर उधार का जो है बोझ वो बढ़ जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। हमने देखा था ना कि हम जो पैसा जमा करते हैं उस पर हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, बट जो उधार लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कोलेटरल इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स एंड यूजेस एज गारंटी अंटिल लोन इज रीपेड टू द लेंडर। गिरवी रखने वाली चीज़ होती है कोलेट्रल। तो ये MCQ है। इन एन सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय, कौन लेता है, सारे के सारे मेंबर्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सारे मेंबर्स बैठ करके जो है करते हैं, अपना बातचीत बैठाते हैं और फिर क्या काम होना चाहिए फिर उस हिसाब से होता है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू नॉट इंक्लूड, क्या फॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं क्रेडिट के उसमें एम्प्लॉयर्स इंक्लूड नहीं होते, बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।